हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम असेसमेंट एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट यानी कि आकलन, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन ऐसी प्रक्रिया है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलती है। आकलन एक बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। जब हम स्टडी करते हैं क्लास में किसी चीज़ के बारे में जो है कि जानकारी इकट्ठा करना और जो है कि किसी चीज़ के बारे में डिटेल से समझना या जानना, वो क्या है, हमारा आकलन है। और ये एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया होती है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आपको अपने अधिगम को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको अच्छे से आकलन करना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न बच्चे के दिमाग के अंदर है उसे टीचर दूर करेगा, उसे समझाएगा बच्चे को अच्छे से। तो इट मीन्स वो बच्चों का आकलन कर रहा है। आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। मान लो टीचर क्लास में आपको कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा आपसे पूछ रहा है, तो आपको बच्चे की बात को समझकर उस टॉपिक को बच्चे को अच्छे से समझाना ही आकलन है, ताकि बच्चे के दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाए। और नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन के कितने प्रकार हैं। तो आकलन 2 प्रकार का होता है। आकलन के मेनली 2 प्रकार हैं। पहला है रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। तो हम पहला रचनात्मक आकलन के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे कि पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। आपने आकलन को समझ लिया। फिर आकलन 2 प्रकार का होता है, एक रचनात्मक आकलन, एक योगात्मक आकलन। तो हम रचनात्मक आकलन के बारे में देख रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान टीचर जो बच्चों को जो पढ़ा रहा है उसका जो आकलन कर रहा है, वही जैसे कि हो गया आपने बच्चे से कोई ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा मतलब कई आंसर हैं और जो है कि आप बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ऑब्ज़र्वेशन, कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपने उन्हें बनाने के लिए, या क्लास में जो भी डिस्कशन चल रहा है बच्चों के बीच, आपके बीच, आप या बच्चों से जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो सब क्या हो गया, आप बच्चों का क्लास में आकलन ही कर रहे हो। ये सब हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, योगात्मक आकलन, समेटिव समेटिव असेसमेंट। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। लाइक हम जो हमारा 6 मंथ में एग्ज़ाम होता था स्कूल में, और जो भी हमारा जब ईयर कंप्लीट हो जाता है तब हमारा जो एग्ज़ाम होता है, लाइक ईयरली एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं, ये सब हमारे समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स कि जब हमने पूरे साल पढ़ाई करी और लास्ट में जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है वो हमारा समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हमारा जो है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो हमारा समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इट मीन्स सीखने के लिए, इट मीन्स सीखने के दौरान जो भी आकलन हो रहा है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, और
सीखने के दौरान जो हमारा आकलन हो रहा है वो हमारा समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और सीखने का आकलन, जो भी आपने सीखा या सीखने के बाद का जो भी आकलन है वो हमारा समेटिव असेसमेंट में आएगा। ठीक है। और जो है कि असेसमेंट एज लर्निंग तो है हमारा सेल्फ असेसमेंट हो गया। जैसे कि हम जो भी मान लो हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हमने कुछ पढ़ाई करी, फिर उसके बाद हमने अपने इसे ना सेल्फ असेसमेंट को आप पीयर असेसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, पीयर असेसमेंट। ठीक है, इधर इधर हो गया। ठीक है, पीयर असेसमेंट भी आप इसे बोल सकते हो। लाइक अगर आप जैसे आपने कुछ पढ़ा, फिर आपने अपने किसी फ्रेंड्स या किसी सहपाठी को बोल दिया कि वो मुझसे पूछ ले, या हम लोग कभी कभी ऐसा करते थे, कुछ पढ़ा, याद किया, फिर उसके बाद बुक बंद करके अपने मन में सोचते थे कि हाँ इसकी बात क्या था, इसकी बात क्या था। तो ये अपना सेल्फ असेसमेंट हो गया। फिर या आपने किसी को दे दिया पूछने के लिए, भाई पूछ लो आप मेरे से, मैंने क्या पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपका सेल्फ असेसमेंट में ही आएगा। ठीक है। सीखने के रूप में आकलन, तो ये हमारा सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एवोल्यूशन। ये मूल्यांकन किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन जैसे बच्चे ने जो है कि जो भी बच्चा पूरे ईयर पढ़ाई करके जो लास्ट में जो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, वही उसका मूल्यांकन है। और ये जो मूल्यांकन है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में होता है। तो मात्रात्मक इट मीन्स मान लो एग्ज़ाम 100 नंबर का है, बच्चा उसमें से 50 नंबर ला रहा है, तो वो उसका मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया। और गुणात्मक क्या, बच्चे के व्यवहार के बारे में देख लो। तो मात्रात्मक हमारा हो गया क्वांटिटेटिव और गुणात्मक हमारा हो गया क्वालिटेटिव। दोनों मूल्यांकन हमारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है यह अधिगमकर्ताओं लर्नर को सीखने के प्रोसेस में मदद करने के तरीके खोजता है। बच्चा कैसे सीख रहा है उसमें भी हमारा जो है कि मूल्यांकन मदद करता है। जो है कि बच्चा सही तरीके से सीख रहा है उसमें भी ये मदद करता है। हम मूल्यांकन की विशेषता देख लेते हैं। पहला है वैधता, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वो जानना चाहता है। जैसे आप सीटेट को ही ले लो, सीटेट का जो सिलेबस रहता है हमें उतना ही पढ़ना होता है। अगर हम उतना ही पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम में सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो गलत है, फिर ये हमारा मूल्यांकन वैध नहीं होगा। ठीक है। सॉरी। और दूसरा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। जैसे देखिए एग्ज़ाम में हमारे मूल्यांकन में विश्वसनीयता होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का सही ऑप्शन को अगर टिक कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट उस क्वेश्चन के आंसर को, ऑप्शन को गलत वाले को चूज कर ले रहा है, तो एग्ज़ामिनर को जो सही है उसी को सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे एग्ज़ामिनर अगर ऐसा कर रहा है कि जो बच्चा जो भी टिक कर रहा है क्वेश्चन ऑप्शन को सबको सही कर दे रहा है, फिर वहाँ तो विश्वसनीयता नहीं है ना। और जैसे हो गया कि
NEP 2020 के अंदर जो भी रूल्स हैं वो रूल्स के अबाउट और कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, तो जो ऑप्शन सही होगा बच्चे को वही टिक करना होगा। ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा कोई सा भी ऑप्शन करके आ जाएगा और वो सही हो जाएगा, तब एग्ज़ाम में कोई विश्वसनीयता ही नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए जो भी रूल बन गया है वो ही सही है और उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी विश्वसनीयता को दिखाती है। एग्ज़ाम के मूल्यांकन में विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, हाँ यानी प्रैक्टिकल। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। मूल्यांकन की जो भी प्रक्रिया है वो लागत से मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया जो है कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लागत जो है, समय और प्रयोग सरलता से दृष्टि से वास्तविक, व्यवहार के जो है कि व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये मूल्यांकन की कुछ विशेषताएँ थी। और इस वीडियो में हमने जो है कि असेसमेंट पूरा पढ़ लिया, आकलन के बारे में क्या है, कितने टाइप्स का है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।